Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो वेव्स एंड ऑसिलेशन जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है CUET PG के लिए, उसमें अभी तक हम बात कर चुके हैं जो वेव्स हैं, ट्रैवलिंग वेव्स हैं, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा जो प्रोग्रेसिव वेव है उसके अलग अलग कंडीशंस, ट्रांसवर्स वेव की और लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्मूला, उनके ऊपर क्वेश्चंस वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सुपरपोजिशन ऑफ वेव, जिसके अलग अलग फिनोमेना को हमने डिस्कस किया था, यानी कि उसके एप्लीकेशंस, जिसमें से एक था इंटरफेरेंस, उसकी हमने कंडीशंस बनाई थी, एक था स्टेशनरी वेव्स और एक था बीट्स। तो आज स्टेशनरी वेव्स में हम एनालिटिकल, सबसे पहले तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो देखेंगे कि मैथमेटिकली जो स्टेशनरी वेव है उसकी इक्वेशन क्या होती है। फिर स्टेशनरी वेव के जो एप्लीकेशंस है, यानी कि एक स्ट्रिंग जिसके दोनों एंड फिक्स हैं, उसके लिए फ्रिक्वेंसी का जो अलग अलग फॉर्मूला आता है उसको हम डिस्कस करेंगे। हम ऑर्गन पाइप को आज डिस्कस करेंगे, जो भी दोनों ऑर्गन पाइप है, एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, एक ओपन ऑर्गन पाइप, उन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए साहब लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले बात कर ली जाए एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव। मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर के अंदर ये बताया था कि एक स्टेशनरी वेव बनाने के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि वो दो इंडिपेंडेंट वेव ना होकर एक ही वेव का जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है और जो इंसिडेंट वाला पार्ट है वो दोनों जब आपस में सुपर इम्पोज करेंगे तो वहाँ पर क्या बनेगी, वहाँ पर बनेगी हमारी स्टेशनरी वेव। तो मैंने मान लिया कि एक वेव है जिसका इंसिडेंट पार्ट है, तो वेव का इंसिडेंट पार्ट या y1 मैं उसको लिख दूँ, तो ये हो गया a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। और इसका जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है उस रिफ्लेक्टेड पार्ट को मैंने y2 इक्वल्स टू क्या लिख दिया, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई तो प्लस के एक्स। यानी कि कुछ ऐसी कहानी चल रही है, एक वेव जा रही है ऐसे और फिर ये पहले ऐसे जा रही है जिसको मैंने लिखा है इससे, और अब इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट ऐसे आ रहा है। ये कौन सा पार्ट आ रहा है, इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट। अब ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर सुपर इम्पोजिशन, सुपर इम्पोजिशन के बाद क्या बनेगा, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y2 की वैल्यू कितनी है, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। तो यहाँ से a कॉमन आ जाएगा और हम फॉर्मूला लगा देंगे साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी का। तो साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन a और कॉस बी। तो यहाँ से आप निकाल लो कॉमन a पहले तो, और इसको लिख दो ऐसे साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और फिर लिख दो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। भाई ऐसे तो लिख सकते हैं ना आगे पीछे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर देंगे साइन a प्लस बी का। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ब्रैकेट में कि साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 2 साइन a और कॉस b, ये फॉर्मूला होगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या बनता है, रखो वैल्यू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y इक्वल्स टू a ऐसा का ऐसा रहेगा, ये क्या बनेगा 2 साइन ओमेगा टी और कॉस के एक्स, ठीक है। तो इसको फर्दर मैं इस फॉर्मूला को लिख सकता हूँ 2a कॉस के एक्स और साइन ओमेगा टी। ये जो इक्वेशन बनी है ये स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है, ठीक है। इट इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, इट इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, ठीक है। इसको स्टैंडिंग वेव भी बोल सकते हैं जरूरी नहीं है यही फॉर्म बने हमेशा 2a cos के x sin ओमेगा टी। ये ऐसा भी बन सकता है कि 2a sin के x cos ओमेगा टी। वो अगर आप डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो, फंक्शन में साइन ले रहे हो, कॉस ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है हमेशा यही बने कि 2a cos के x sin ओमेगा टी। ये इस तरह से भी बन सकता है कि 2a sin के x cos ओमेगा टी। अब सबसे पहली बात ये है, सवाल ये है कि क्या ये फंक्शन एक प्रोग्रेसिव वेव का फंक्शन होगा, या ऐसा मैं पूछ लूं कि इज अ स्टैंडिंग वेव इज अ प्रोग्रेसिव वेव और नॉट, है ना। सवाल ये है कि स्टैंडिंग वेव प्रोग्रेसिव वेव है या नहीं है। तो ये एक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन नहीं है।
क्यों नहीं है कि प्रोग्रेसिव वेव का जो इक्वेशन है उसमें आर्ग्यूमेंट मतलब जो साइन का जो फेज एंगल होता है वो किस फॉर्म में होता है, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स फॉर्म में होता है, जबकि यहाँ पर जो फॉर्म आया है वो कौन सा आया है, केवल और केवल ओमेगा टी फॉर्म आया है। इसलिए ये एक कौन सी वेव का इक्वेशन नहीं है, ये एक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन नहीं है। कारण क्योंकि इसका जो आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर केवल ओमेगा टी लिखा हुआ है, इसके अंदर ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स नहीं लिखा। दूसरी चीज, एम्पलीट्यूड जो है इसका वो एम्पलीट्यूड वेरिएबल है, वो एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। सेकंड चीज, क्योंकि कॉस और साइन का जो फंक्शन है उसको हम हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं या मैं ये बोल सकता हूं यहाँ पर कि जो इसका एम्पलीट्यूड है वो हार्मोनिकली वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहां से इससे मेरे को दो रिजल्ट मिले। पहला रिजल्ट क्या मिला, पहला रिजल्ट मेरे को ये मिला जो मैं लिख सकता हूं कि इट इज, ये क्या हो गया भाई, फैन क्यों नहीं चल रहा, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है रिजल्ट, वापस लिखता हूं। रिजल्ट हमें जो मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, इट इज नॉट द इक्वेशन ऑफ, नॉट द इक्वेशन ऑफ, इट इज नॉट द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव बिकॉज a progressive wave, a progressive wave have, progressive wave have argument omega t plus minus kx, while in this case, argument is ओमेगा टी। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला, आर्ग्यूमेंट इज ओमेगा टी। दूसरा, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो हार्मोनिकली वेरी कर रहा है। द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव वेरिंग हार्मोनिकली, यानी कि जो हमारे पास एम्पलीट्यूड लिखा हुआ आया है ये पूरा का पूरा जो है ये क्या बन रहा है, एम्पलीट्यूड बन रहा है। तो अगर हमें पूछा जाए कि एक स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो हो जाएगा ए प्राइम इक्वल्स टू 2a cos kx। तो यहाँ से हमें साफ दिख रहा है कि एम्पलीट्यूड इज वेरिंग विद डिस्प्लेसमेंट, और साथ ही साथ जो डिस्प्लेसमेंट बोले या पोजीशन बोल लो, पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है, और साथ ही साथ ये टाइम के साथ भी वेरी कर रहा है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये पोजीशन के साथ किस तरह से चेंज हो रहा है और ये टाइम के साथ किस तरह से चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे चेंजेस विद पोजीशन, सबसे पहले लिखेंगे चेंजेस विद पोजीशन। अब चेंजेस करने का मतलब है इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लिख देना, और तो क्या करोगे ना भाई, चेंज का मतलब यही तो है कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू लिखेंगे। तो अगर मेरे को एम्पलीट्यूड को जीरो करना है, तो उसके लिए कॉस को क्या करना पड़ेगा, जीरो। कॉस जीरो कब होगा, जब इसकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी या 90 डिग्री का मल्टीपल होगा, तो कॉस उस केस में जीरो हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड विल बी जीरो, एट पार्ट्स व्हेन कब, जब cos kx किसके बराबर हो जाए, जीरो। अब जीरो कब हो सकता है, जब π/2 हो, जब 3π/2 हो, जब 5π/2 हो। तो यहाँ पर cos क्या दे देगा, जीरो वैल्यू दे देगा। इसका मतलब 2n+1 या n+1/2 पाई पर ये अपनी क्या वैल्यू देगा, जीरो देगा। दैट मीन्स कि जो cos है ये कब अपनी वैल्यू 1 दे देगा, 2n+1 और π/2, ऐसा लिख दिया मैंने। यहाँ पर अपनी वैल्यू क्या दे देगा, ये जीरो। जहाँ n की जो वैल्यू होगी, n की वैल्यू कितनी होगी, 0 1 2 3,
n वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से n की वैल्यू चलेगी। अब हमें ये पता है k जो है वेव प्रोपगेशन वेक्टर, उस k की वैल्यू क्या होती है, हमें ये पता है कि k जो है k किसके बराबर होता है, k इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन लैम्बडा एक्स, और यहाँ क्या लिखा हुआ था 2n+1 पाई बाई 2, ऐसा लिखा हुआ था। क्या कटेगा यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, वो बनेगी 2n+1 और ये बन जाएगी लैम्बडा अपॉन 4। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। अब n की अलग अलग वैल्यू के ऊपर किसकी वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो फॉर n इक्वल्स टू 0 1 2 3, अगर मैं इनकी वैल्यू निकालना चाहूँ, किसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ x की। जब n बराबर 0 रखा तो क्या बनेगा, लैम्बडा बाई 4। जब n बराबर 1 रखोगे तो कितना बन जाएगा, 3 लैम्बडा बाई 4, 3 लैम्बडा बाई 4। जब n बराबर 2 रखोगे तो कितना बन जाएगा, 5 लैम्बडा बाई 4। यानी कि ये वो पोजीशन है जहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 है। वो पोजीशन जहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 होता है उस पॉइंट को कहते हैं नोड पॉइंट, ठीक है। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, नोड पॉइंट। द पोजीशन एट विच एम्पलीट्यूड इज 0, द पोजीशन एट विच एम्पलीट्यूड इज 0 इज कॉल्ड नोड। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। अब हमारे पास अलग अलग सिचुएशंस आई, अलग अलग कंडीशंस आई। ये मान लो मैंने ऐसे कोई लाइन बना ली, ये ऐसे कोई लाइन बना ली, ये बना ली। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये है जहाँ पर x 0 हो रहा है, एक पॉइंट ये है जहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो 0 हो रहा है। तो यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड 0 है और यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड 0 है। इन पॉइंट्स को हम क्या नाम दे रहे हैं, इन पॉइंट्स को हम नाम दे रहे हैं नोड ना। जिन पॉइंट्स पर एम्पलीट्यूड 0 है उस पॉइंट्स को हम क्या नाम दे रहे हैं, नोड। तो अगर इन दोनों के बीच की डिफरेंस मैं निकालना चाहूँ तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 3 लैम्बडा बाई 4 माइनस लैम्बडा बाई 4। ये कितना बचेगा, 2 लैम्बडा बाई 4 यानी कि लैम्बडा बाई 2। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि दो कंसेक्यूटिव नोड्स मतलब दो लगातार नोड्स के बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है, लैम्बडा बाई 2 ना। तो हेंस डिस्टेंस बिटवीन two consecutive nodes, distance between two consecutive nodes is lambda by 2। दो लगातार नोड्स के बीच की डिस्टेंस होती है लैम्बडा बाई 2। तो ये तो वो पॉइंट आ गया जहां पर एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 0। जरूरी थोड़ी है कि एम्पलीट्यूड हमेशा 0 हो, उसकी वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है, और मैक्सिमम +1 जा सकता है, मिनिमम -1 जा सकता है ना। और ओवरऑल मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड एक ही रहेगा। तो अब अगर एम्पलीट्यूड की वैल्यू मेरे को +-1 करनी है, ठीक है, तो व्हेन फॉर एम्पलीट्यूड हैविंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फॉर एम्पलीट्यूड हैविंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, इसके लिए क्या कंडीशन है कि cos kx किसके इक्वल हो, +-1, क्योंकि cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, माइनस वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, -1 हो सकती है। तो ये कब आएगा, इसकी जगह मैं क्या रख दूं, n पाई रख दूं। तो kx की जगह मैं यहाँ पर किसको लिख दूं, यहाँ लिख दूं मैं n पाई। तो cos n की वैल्यू 0 पर तो क्या वैल्यू देगा, ये 1। फिर 1 पाई पर क्या वैल्यू दे देगा, -1, यानी कि ऑल्टरनेटिवली जब इवन नंबर चलेगा तो ये प्लस देगा, जब ऑड नंबर चलेगा तो ये क्या देगा, माइनस देगा। तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, n की वैल्यू वेरी कर रही है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगेन k जो है k किसके बराबर है, 2 पाई ओवर लैम्बडा, और यहाँ पर x रहेगा ये n पाई। तो यहाँ से x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पाई से पाई कैंसिल, ये किसके बराबर हो जाएगा, n लैम्बडा अपॉन 2। ये किसके बराबर हो जाएगा, n लैम्बडा अपॉन 2। अब n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, n बराबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर आप x की वैल्यू निकालते तो क्या बनेगा, पहला बनेगा 0, ठीक है। दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा लैम्बडा बाई 2। तीसरा क्या बन जाएगा, तीसरा बनेगा 2 लैम्बडा बाई 2। फिर क्या बनेगा, 3 लैम्बडा बाई 2। इस तरह से ये पोजीशन आती जाएगी किसकी,
जहां पर एम्पलीट्यूड की कुछ वैल्यू है, आइदर इट इज मिनिमम और आइदर इट इज मैक्सिमम। तो अगर मैं दो कंसेक्यूटिव यानी कि दो लगातार एम्पलीट्यूड्स को पिक कर लूँ, एक एम्पलीट्यूड मैंने ये ले लिया, एक एम्पलीट्यूड मैंने ये ले लिया, ये जो डिस्टेंस है मैंने ले ली यहाँ से 2 λ/2 और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो गई 2 λ/2 यानी कि लैम्बडा। तो दो लगातार एंटी नोड्स के बीच के डिस्टेंस, ये एंटी नोड है। एंटी नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू या तो मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है। तो यहाँ पर भी जो डिस्टेंस आएगी इन दोनों के बीच की वो कितनी आएगी λ/2। ठीक है, तो द पॉइंट at which amplitude is maximum or minimum is called antinode। तो उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, एंटीनोड। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटीनोड्स इज λ/2। जिस तरह से दो लगातार नोड्स के बीच के डिस्टेंस λ/2 थी, इसी तरह से दो लगातार एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस भी कितनी होगी, λ/2 होगी। और अगर हमें ये कहा जाए कि एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो λ/4 होगी। वो कैसे होगी वो भी मैं बता देता हूँ आपको। अगर हमें कहा जाए एक नोड और एक एंटी नोड, तो अगर मान लो कोई ऐसा लूप बन रहा है, ऐसा लूप बन रहा है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या होंगे, नोड होंगे। ये भी नोड होगा और ये भी नोड होगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, λ/2। एंटी नोड कहाँ बनेगा, हमेशा इनके बीच में, तो ये हो गया एंटी नोड। तो ये जस्ट कहाँ पर आ रहा है, इसके मिडिल में आ रहा है। एक नोड और एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, λ/4। डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड, दो लगातार नोड और एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है λ/4। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड इज λ/, ना क्या डिस्टेंस होगी, λ/4। अब अभी तक तो हमने पोजीशन का जो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन निकाला किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ या पोजीशन के साथ। अब हम वेरिएशन निकालेंगे किसके साथ, हम निकालेंगे टाइम के साथ। तो चेंज विद टाइम। अब मैं लिख रहा हूं चेंज विद टाइम। चेंज विद टाइम जब मैं लिखूंगा तो यहां पर मैं क्या चेंजेस करूंगा, मैं इक्वेशन उठाऊंगा साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी मैक्सिमम के लिए क्या वैल्यू देगा, π/2 1 है ना। तो 1, या फिर मैं पहले मिनिमम के लिए बात कर लूँ, फॉर नोड। तो नोड के लिए क्या होगा, साइन ओमेगा टी को 0 करना है। ओमेगा टी 0 कब होगा, साइन 0 पाई 2 पाई इन सब पे क्या वैल्यू देगा, 0 देगा। तो साइन ओमेगा टी बराबर साइन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n पाई। ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन n पाई। यहाँ पर ये क्या वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा। ठीक है, क्या वैल्यू दे देगा, 0 वैल्यू देगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ओमेगा टी इक्वल्स टू n पाई। ओमेगा को किसके बराबर लिख सकते हैं, ओमेगा को बराबर लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी, और टी इक्वल्स टू n पाई। क्या कटेगा, पाई से पाई कट जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से t की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, n t अपॉन 2। कितनी वैल्यू आएगी, n t अपॉन 2, ये वैल्यू आएगी। अब n की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो और आंसर निकालो। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 इस तरह से वैल्यू है। n बराबर 0 1 2 3, तो जब n बराबर 0 तो t बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। जब n बराबर 1 तो ये कितना हो जाएगा, t/2 ना। n बराबर 1 तो ये कितना हो जाएगा, t/2। जब n बराबर 2 तो ये कितना हो जाएगा, 2t/2। जब n बराबर 3 तो ये कितना हो जाएगा, t इक्वल्स टू 3t/2। इस तरह से हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे जहाँ पर जो नोड है वो क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा। जहाँ पर नोड जो है
वो क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा, वो हमारे पॉइंट्स पास पॉइंट्स आ जाएंगे। तो अगर आप बना के देखना चाहो साइन ओमेगा टी का कर्व, तो बना के भी देखो, साइन ओमेगा टी का जो कर्व है वो इस तरह से चलेगा। तो टी बराबर जीरो पर नोड जीरो, टी बराबर टी बाई टू पर, यानी कि यहाँ पर भी कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। फिर टी आएगा सिर्फ टी, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर 3t/2 आएगा तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस तरह से ही चलता जाएगा। तो यहाँ पर हमें टाइम के रेस्पेक्ट में मिल रहा है। और ये तो मैंने बात की जब नोड की पॉइंट, ये किसकी कंडीशन है, नोड की। मैंने यहाँ पे लिखा भी है नोड, नोड लिखा हुआ है नोड। अगर मैं बात करूँ एंटी नोड के लिए, तो फॉर एंटी नोड, एंटी नोड के लिए क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस एक करनी है। प्लस माइनस एक कब हो सकती है, जब यहाँ पर क्या हो, π/2 हो, यानी कि π/2 का मल्टीपल हो। तो π/2 लाना है मेरे को यहाँ पर। तो ये कैसे हो सकता है, साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू, भाई साइन दूसरे एक क्वाड्रेंट में देगा प्लस वैल्यू और एक में माइनस, यानी कि पहले और दूसरे में साइन देगा प्लस वैल्यू, उसके बाद कौन सी वैल्यू देगा, माइनस। तो साइन 90 डिग्री होगा +1, साइन 270 डिग्री होगा -1 ना, साइन 70 डिग्री 90 डिग्री होगा +1, साइन 270 डिग्री होगा -1। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ साइन, इसको लिख देते हैं 2n+1 और π/2 ऐसा लिखूँ, और n की वैल्यू 0 1 2 एंड एक बार चेक करके देख रहे हैं। n बराबर 0 रखते हैं तो कितना बनेगा, π/2। n बराबर 1 रखते हैं तो कितना बनेगा, 3π/2। n बराबर 2 रखते हैं तो कितना बनेगा, 5/2। हाँ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, ओमेगा टी इक्वल्स टू 2n+1 और π/2। ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है, ओमेगा की वैल्यू है 2π/t, π/t, और ये t आएगा। और ये कितना है, 2n+1 π/2, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है t इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भेज दो तो ये हो गया 2n+1 और इंटू t/4। अब n की वैल्यू डालते जाओ, तो n की वैल्यू जब 0 डालोगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी, t/4। जब n की वैल्यू 1 डालोगे तो कितना आएगा, 3t/4। फिर कितना आ जाएगा, 5t/4। ये हमारे पास वो पॉइंट्स आ गए, वो टाइम की वैल्यू आ गई जिसके ऊपर एंटी नोड मिलेगा। एंटी नोड का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। एंटी नोड का मतलब क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हमारे पास वेरिएशन हो गया स्टैंडिंग वेव का पोजीशन के साथ और टाइम के साथ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा स्टैंडिंग वेव का पूरा गणित आपको। तो हम बात करेंगे फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वेव, स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव, waves in a string, in a string fixed at both ends, fixed at both ends। ये टॉपिक है हमारा। हमें एक स्ट्रिंग जो कि दोनों एंड से फिक्स्ड है, उसके अंदर क्या बनानी है, उसके अंदर हमें वेव्स बनानी है। कौन सी, स्टैंडिंग वेव्स। देखो हम अलग अलग कंडीशन बना लेते हैं। पहली कंडीशन में बना रहा हूँ ये वाली, ये दो फिक्स एंड है, ये फिक्स एंड है और इन दोनों के बीच में स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को मैंने यहाँ बीच में से प्लग कर दिया, ठीक है। व्हेन स्ट्रिंग इज प्लग्ड, स्ट्रिंग इज प्लग्ड, प्लग्ड का मतलब है यहाँ से इसको ऐसे उठाकर खींच दिया, प्लग्ड इन बिटवीन, बीच में से इसको खींच लिया। तो ये जो डिस्टेंस है ये लैम्बडा है, एल है, एल। तो यहाँ पर वेव बन जाएगी। ऐसे इसको, ये रस्सी है, आप इसको ऐसे करके देखना कि एक आप रबर लेना, रबर खींचने वाला रबर, दोनों एंड पर से फिक्स कर देना और आपके किसी भाई बहन से या कोई भी जानने वाला से कहना इसको बीच में से उठा। वहाँ एक आपको ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आती हुई आपको लूप बनता हुआ दिखाई देगा। तो लूप इस तरह का बनता हुआ दिखाई देगा, ये लूप। तो इस लूप में आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं।
क्या दिख रहा है कि यहाँ पर और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 और यहाँ बीच में डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम। तो आप ये ध्यान रखना कि फिक्स पॉइंट पर हमेशा क्या बनेगा, नोड बनेगा। तो यानी कि जो दोनों एंड पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हमेशा क्या बनेगा, नोड बनेगा। मैंने आपको ये बताया है कि दोनों नोड्स, दो लगातार नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी, L/2 के बराबर होगी। यानी कि ये और ये, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, नोड कितने हो गए, 1 और 2। ठीक है, नोड कितने हो गए, 1 2, एक लूप है, नोड कितने हो गए, 2 लूप हो, दो नोड हो गए। और एंटी नोड कितने हैं, 1 है। एंटी नोड कितना है इसमें, 1। तो डायग्राम फ्रॉम डायग्राम से आप क्या लिख सकते हो, डायग्राम से लिख सकते हो L बराबर कितना हो गया, λ/2, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच के डिस्टेंस है। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू कितनी लिख दोगे, 12। अब हमने ये पढ़ा है, हम ये जानते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी है या v बराबर है वो f लैम्बडा होता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं वेलोसिटी, इसको ऐसे याद रखो आप, इसको ऐसे याद रखो, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस ऑन टाइम। तो v, यहाँ पर डिस्टेंस का काम कौन कर रहा है, लैम्बडा, और टाइम का उल्टा होता है फ्रिक्वेंसी। तो v बराबर f लैम्बडा होता है हमारे पास, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। v बराबर क्या होता है, f लैम्बडा होता है, f लैम्बडा। हमें क्या निकालना है, f निकालना है। तो f किसके बराबर हो जाएगा, v/λ। यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, 12, तो ये हो गया v/2l। और इसको फर्दर सॉल्व करना है तो ऐसे कर सकते हो, v की जगह आप लिख दो √t/μ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/2l और t/√μ, जहाँ t क्या है, स्ट्रिंग की टेंशन है, और म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। ये जो t है ये क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग, और जो ये म्यू है, ये म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आई है जिसमें एक लूप बना है, इसके अंदर कितना लूप बना है, एक लूप। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि लूप जो बने हैं वो कितने बने, एक। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है इसको हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट ओवरटोन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक, सॉरी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक का, किसके लिए, एक स्ट्रिंग जिसको बीच में से प्लग किया। दूसरा केस हम बनाएंगे, ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन हो गया। अब दूसरा केस बनाएंगे जब इसको यहां से, यानी कि बीच में से दबा रखा है, इसको यहां से उठा के कट करते, यहां से इसको प्रेस करें और यहां से इसको प्लग कर दे। ठीक है, तो दूसरा केस में बना रहा हूं, केस नंबर 2। ये फिक्स एंड, अब इसको बीच में से प्रेस कर लिया और यहां से प्लग कर लिया कहीं से भी। अब इसमें कितने लूप बन जाएंगे, 2 लूप बन जाएंगे। बीच में से प्रेस किया हुआ है, तो प्रेस किया हुआ है मतलब बीच में से रोक दिया इसको, एक लूप ये बन गया और एक लूप ये बन गया। तो नोड जो है, नोड वो कितने बन गए, एक नोड, 2 नोड और 3 नोड। एंटी नोड कितने बन गए, एक एंटी नोड और 2 एंटी नोड। तो जब एक लूप था तो नोड कितने बने, 2, और एंटी नोड कितने बने, 1। जब 2 लूप है तो एंटी नोड कितने बनेंगे, 3। 2 लूप हैं तो एंटी नोड कितने बने, एंटी नोड बने 2, और नोड जो है, नोड पॉइंट वो कितने बने, 3। अब 2 कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस λ/2, यहाँ पर भी कितनी डिस्टेंस है, λ/2 है। तो कुल लेंथ जो है वो किसके बराबर हो गई, λ/2 प्लस λ/2, तो ये कितना हो गया, 2 λ/2। मैं क्या निकालनी है, फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी जो है वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी v/λ। इसके बराबर होगी v/λ। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू रख दूँ तो ये आएगा 2l/2। इसको कि आप फर्दर सॉल्व करके ऐसा भी लिख सकते हो कि 2/2l, और ये कितना हो जाएगा, t/μ। तो ये जो फॉर्मूला आया है इसको हम कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक।
ये ध्यान रहे, जब पहला लूप था, जब एक लूप बन रहा था, यानी कि पिछले वाले केस में हमने देखा, तो यहाँ पर आया कितना, एक। जब यहाँ पर दो लूप बन रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है कितना, दो। और इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक। ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक। थर्ड केस अगर मैं बनाऊं, थर्ड केस, तो थर्ड केस के लिए मैंने कुछ ऐसा बना दिया। अब इसमें कितने लूप बनाने हैं, तीन लूप बनाने हैं। तीन लूप बनाने हैं तो एक और दो, तो नोड कितने हो जाएंगे, तीन के लिए चार, भाई दो के लिए तीन नोड, तो तीन के लिए कितने हो जाएंगे, चार। अब जो नोड पॉइंट्स हैं, नोडल पॉइंट्स हैं, वो नोडल पॉइंट्स कितने हो गए, चार हो गए। वो नोडल पॉइंट्स कितने हो गए, चार। चार नोडल पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, चार नोडल पॉइंट्स हो गए, एक, एक, दो, तीन और चार। और डिस्टेंस कितनी इनके बीच की, लैम्डा बाई टू। ये डिस्टेंस भी लैम्डा बाई टू, और ये डिस्टेंस भी कितनी, लैम्डा बाई टू। तो कुल मिलाकर कुल डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 लैम्डा बाई। तो यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो ये कितना आ गया, 2l/3। कितना आ गया, 2l/3। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई 2l/3। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी किसके बराबर है, फ्रिक्वेंसी बराबर है v/लैम्डा। तो यहाँ से रखेंगे तो ये बनेगा 3v/12, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 3/12 √T/μ। तो ये जो बना इसको हम कहेंगे थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक एंड सेकंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता लग रही है कि जितने लूप बन रहे हैं उतने ही यहाँ पर नंबर आ रहे हैं। अगर मैं एक जनरलाइज फार्मूला बनाना चाहूँ, क्या बनाना चाहूँ, जनरलाइज फार्मूला, तो इफ P इज द नंबर ऑफ लूप्स, P इज द नंबर ऑफ लूप्स, तो फॉर्मूला जो है वो है, लिखा जा सकता है P/12 √T/μ। ये लिखा जा सकता है, जहाँ P क्या हो गया, लूप हो गया। तीन लूप के लिए क्या आएगा, तीन। चार लूप के लिए क्या आएगा, चार। पांच लूप के लिए क्या आएगा, पांच आएगा। ठीक है, फिर एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ आप लोगों ने ये नोट की होगी कि जब मैं बोल रहा हूँ सेकंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक, तो हार्मोनिक भी जितने नंबर ऊपर आ रहे हैं न्यूमरेटर में उतना ही हार्मोनिक है। फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। तो अगर nth हार्मोनिक है तो ओवरटोन उससे जस्ट एक कम चल रहा है। अगर nth हार्मोनिक है तो ओवरटोन जस्ट उससे एक कम चल रहा है, यानी कि n-1। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि nth ओवरटोन के लिए या nth हार्मोनिक के लिए जो ओवरटोन होगा वो कितना होगा, n-1 होगा ना। nth हार्मोनिक के लिए ओवरटोन जो होगा वो कितना होगा, n-1 होगा। या n ओवरटोन के लिए हार्मोनिक कितना होगा, n+1 होगा। n ओवरटोन के लिए हार्मोनिक कितना होगा, n+1। उस केस में जो n है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से। ठीक है, उस केस में अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि n हार्मोनिक और n-1 ओवरटोन, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ n हार्मोनिक और n-1 ओवरटोन, तो इस केस में n की जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो n की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से 2 3, क्योंकि फर्स्ट हार्मोनिक आएगा तो उसके साथ जीरो ओवरटोन। जीरो ओवरटोन का मतलब फंडामेंटल ओवरटोन, जीरो ओवरटोन का मतलब है फंडामेंटल। ठीक है, सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक का मतलब होगा 2-1 फर्स्ट ओवरटोन। अगर मैं बोलता हूँ थर्ड हार्मोनिक तो उसके लिए क्या होगा, सेकंड ओवरटोन। एक तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। दूसरा तरीका इसको लिखने का क्या हो सकता है, n ओवरटोन, n ओवरटोन एंड n+1 हार्मोनिक। तो उस केस में n की जो वैल्यू है वो कहाँ से चलेगी 1 से, 0 से। n की वैल्यू कहाँ से चलेगी, 0 से। n की वैल्यू 0 से चलेगी तो n ओवरटोन मतलब कितना हो गया, 0। फंडामेंटल ओवरटोन और हार्मोनिक कौन सा हो गया, फर्स्ट हार्मोनिक ना। और हार्मोनिक कौन सा हो गया, फर्स्ट हार्मोनिक हो गया। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो मैंने लिखा है क्लोज्ड का फॉर्मूला है ना, एक मिनट रुको, स्ट्रिंग का फॉर्मूला है। इसमें क्या आएगा, nth ओवरटोन। अगर आप 0 लेकर चलते हो तो nth ओवरटोन और n+1 हार्मोनिक। जनरली हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं ये वाला यूज करते हैं। और अगर आप n बराबर 1 2 3 ये वाला लेते हो तो फिर आपको ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, पर ज्यादातर जो है ये वाला फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ तक तो हमने ये बात कर ली कि ये फॉर्मूला आए कैसे।
अब हम ये बात कर लें कि अगर इनकी फ्रिक्वेंसी का रेशो निकाला जाए, ठीक है, वेरियस फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी का जो रेशो हम निकालेंगे, यानी कि अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ F1 रेशो F2 रेशो F3, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा V/12 अनुपात 2V/12 अनुपात 3V/12, V/12 रेशो 2V/12 रेशो 3V/12, तो ये क्या आ गए, रेशो आ गए। यानी कि इस केस में जो फंडामेंटल जो फ्रिक्वेंसी है जितनी भी, चाहे वो फर्स्ट हार्मोनिक है, चाहे वो सेकंड हार्मोनिक है, चाहे थर्ड हार्मोनिक है, सबकी जो फ्रिक्वेंसी का रेशो है वो कैसे चलेगा, 1:2:3। अब अगर हमें नोड और एंटी नोड्स की डिस्टेंस निकालनी है, तो नोड्स वो पॉइंट है जहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, उसकी डिस्टेंस आप कैसे बताओगे। देखो यहाँ पर लूप कितने, पहले केस में अगर आप लूप देखो तो लूप कितने हैं, 1, और जो नोड बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 2, ठीक है, लूप 1 है और नोड बन रहे हैं कितने, 2, यानी कि nth मोड है, तो नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, n+1 नोड्स होंगे। नंबर ऑफ नोड्स जो होंगे वो कितने होंगे, n+1 होंगे, इसमें से जो पहला और आखिरी नोड है, ठीक है, पहला और आखिरी नोड है वो कहाँ पर रहेगा, हमेशा वो फिक्स एंड पर रहेगा। इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ पर एक नोड है जिसकी लोकेशन, अगर मैं x की लोकेशन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से एक तो नोड मिल रहा है मेरे को x=0 पर, एक नोड मिल रहा है कहाँ पर, x=l पर। मैं एक बार ये डायग्राम वापस बना लेता हूँ स्ट्रिंग के, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। एक डायग्राम मैंने ये बना लिया। इस केस में मेरे को नोड कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं नोड, और यहाँ लिख देता हूँ मैं एंटी नोड। इस केस में नोड कहाँ मिल रहा है, x=0 पर और x=l पर, एंटी नोड कहाँ मिल रहा है, x=l/2 पर। फिर मैं दूसरा केस बनाता हूँ, तो दूसरा केस कुछ ऐसा बन गया। इस केस में नोड कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, एक तो यहाँ पर यानी कि x=0 पर, एक कहाँ मिल रहा है यहाँ पर यानी कि x=l/2 पर, और एक कहाँ मिल रहा है यहाँ पर यानी कि x=l पर। एंटी नोड कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, ये एंटी नोड है और एक ये एंटी नोड है। एंटी नोड कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, l/4 पर, दूसरा एंटी नोड कहाँ मिल रहा है, 3l/4, ठीक है, दूसरा एंटी नोड कहाँ मिल रहा है, 3l/4। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोड्स थे यानी कि लूप्स थे वो कितने थे, 1, तो नोड कितने मिले, n+1। यहाँ पर भी नंबर ऑफ लूप्स कितने, 2, तो नोड्स कितने मिले, 3, ये नोड है, ये नोड है और ये नोड है। एक और केस बना लो, अब आप ये केस बना लो, तो अब आपको कितने लूप चाहिए, 3, 1 2 और 3, ये 3 लूप हो गए। ये 3 लूप हो गए, एक एंटी नोड ये हो गया, एक एंटी नोड ये हो गया और एक एंटी नोड ये हो गया, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया और ये नोड हो गया। x बराबर पहला कहाँ पर, 0 पर, दूसरा कहाँ पर मिलेगा, दूसरा मिलेगा आपको, ये पूरा कितना है, l है, ये पूरा l है, l ये हो गया l/3, l/3 हो गया ना, ये हो गया l/3 और ये हो जाएगा 2l/3, तो ये हो गया l/3 और ये हो जाएगा 2l/3 और ये हो जाएगा l। और एंटी नोड कहाँ कहाँ मिल रहा है, एंटी नोड मिल रहा है यहाँ पर, तो एंटी नोड का ये l/3 का भी हाफ हो गया, तो l/6 पर, तो l/6। इसी तरह से दूसरा मिल जाएगा, इसी तरह से तीसरा मिल जाएगा। अगर ध्यान से देखो तो नोड्स के लिए जो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर नोड्स, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर नोड्स, वो नोड्स का क्या फॉर्मूला हो गया, x=0 l/n, n का मतलब हो गया नंबर ऑफ नोड। यदि एक लूप है तो n की वैल्यू 1 रख दी, ठीक है। दूसरा क्या बना सकते हैं, 2l/n, 2l/n। तो जब लूप 2 हैं तो देखो कहाँ कहाँ मिल रहा है, n=2 रखा मैंने, तो यहाँ एक l/2 पर और यहाँ पर 2l/n पर। और जब लूप 3 है तो देखो एक 0 पर, एक मिल गया l/3 पर, एक मिल गया 2l/3 पर, और तीसरा कहाँ मिलेगा, 3l/n, तीसरा कहाँ मिलेगा, 3l/n, यानी कि 3l/3, तो कितना आ जाएगा, n आ जाएगा।
इस तरह से ये तो किसकी पोजीशन हो गई, नोड्स की पोजीशन हो गई, ये किसकी पोजीशन हो गई, नोड्स की। इसी तरह से हम अगर निकालना चाहें एंटी नोड्स की पोजीशन, तो फॉर एंटी नोड्स, तो एंटी नोड्स के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x बराबर, पहला कहाँ पर बन रहा है, पहला जो नोड बन रहा है वो हमेशा बन रहा है L/2 पर या L/4 पर किसी केस में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला लूप था, जब एक लूप था तो उसके लिए L/2, तो इसको मैंने 2n लिख दिया, क्योंकि एक लूप है तो L/2 रह जाएगा। अगर 2 लूप है तो पहला लूप कहाँ मिल रहा है, L/4 पर पहला नोड। अगर 3 लूप है तो पहला कहाँ मिल रहा है, L/6 पर, पहला तो L/2n हो गया। फिर यहाँ पर दूसरा जो नोड मिल रहा है वो मिल रहा है 3L/4 पर। 3L/4 का मतलब है 2 लूप है तो नीचे तो 2n आना ही आना है। दूसरा कितना हो जाएगा, 3L/2n। ठीक है, तो इस तरह से कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 2n-1 अपॉन 2n इंटू एल। ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन किसकी हो गई, एंटी नोड्स की। ठीक है, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन हो गई किसकी, एंटी नोड्स की। ठीक है भाई, तो अभी तक हमने जो इसमें पढ़ा वो हमने पढ़ा है कि एनालिटिकल या मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो होता है, जो स्टेशनरी वेव्स होती है उसका वो एनालिटिकल ट्रीटमेंट या मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। फिर हमने ये देखा कि एक स्टेशनरी वेव ऐसी स्ट्रिंग में जिसके दोनों एंड फिक्स्ड हैं, उसमें क्या क्या कंडीशन बन सकती है, फर्स्ट ओवरटोन क्या होगा, फर्स्ट हार्मोनिक क्या होगी, नोड्स की पोजीशन क्या होगी, एंटी नोड्स की पोजीशन क्या होगी, ये सब हमने इस लेक्चर में देखा। अब इसमें हमारे पास बच गया ऑर्गन पाइप्स, तो ऑर्गन पाइप्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो डॉपलर इफेक्ट है और जो बीट्स है उसको। फिर उसमें रह जाएगा हमारे पास रिफ्लेक्शन कंडीशन यानी कि बाउंड्री कंडीशंस जो है वो, और लिसाजस फिगर। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 लेक्चर के बाद ये थ्योरेटिकल पोर्शन तो पूरा खत्म हो जाएगा विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अगले लेक्चर में हम करेंगे, और फिर उसके बाद हम कुछ PYQs करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो वेव्स के जो आए हुए क्वेश्चंस है, PYQs है, उनको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। टेस्ट मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, अभी बन रहे हैं टेस्ट, और MCQs वो मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वो देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑसिलेशंस भी करीबन 15-20 घंटे चलेगा, नहीं ऑसिलेशंस करीबन 10 से 12 घंटे ऑसिलेशन जाएगा। तो ओवरऑल जो तुम्हारा कोर्स है वो करीबन 25 घंटे में खत्म होगा। और यहाँ पर मैं जितने भी आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन CUET ओरिएंटेड है, या जितने भी डेरिवेशन बता रहा हूँ मैं CUET ओरिएंटेड है, मैं IIT JEM वगैरह क्वेश्चन यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।